नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है जुबैर मुगल साहब और अब हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम इसको मैच्योर होने में इतना वक्त क्यों लगा, जबकि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है तो बहुत पहले मैच्योर हो चुकी थी। जी, जहाँ तक इस्लामिक बैंकारी जो है ये तो मैं पहले ही शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी बैंक ऑफ इंग्लैंड पहला इस्लामी वो मालियाती निज़ाम था कन्वेंशनल बैंकिंग में, जो 1692 में बना था, तकरीबन यही डेट्स हैं उनकी। लेकिन ये मैं शेयर करता चलूँ कि इस्लामी मालियाती निज़ाम जो है वो तो 1400 साल पुराना है ना। ठीक है। हम जो इस्लामी मालियाती निज़ाम में जो प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं वो आज के दौर के नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो रिवाइव हुए हैं। जो पहला जैसे इस्लामिक बैंकारी के 19वीं सदी में जो एक्सपीरियंस हुए, मिस्र में पहला एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद जो मुकम्मल एक इस्लामिक बैंक की सूरत में पहला बैंक सामने जो आया 1975 में, तो वही इस्लामिक बैंक। जी बिल्कुल। उसके बाद जो इस्लामिक बैंकिंग है ज़रा वो स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे आके बढ़ना शुरू हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इस्लामिक बैंक जो हैं बहुत ईमानदारी और बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ पूरी दुनिया में खिदमत। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंकारी हो रही है वो किस तरह की हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंकारी का शेयर है वो तकरीबन 8% बनता है। क्या पाकिस्तान में होने वाली बैंकारी जो है इस्लामिक बैंकारी उससे मुतमईन है कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो रही है? जी, पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग है माशाल्लाह उसका जो आगाज़ है वो बड़े स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे हुआ। जैसे अभी हमने शेयर किया था कि ज़रूरत के दौर में जो इस्लामिक बैंकिंग का एक नाम दिया गया वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, और फिर उसके बाद स्टेट बैंक ने 15 सितंबर 2003 में मुकम्मल तौर पे एक इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट कायम किया, जिसका मकसद मुल्क में इस्लामिक बैंकारी का फ़रोग और उसकी लाइसेंसिंग और फिल्टर क्राइटेरिया को सेट करना था। लेकिन देखिए हमारा जो स्टेट बैंक चल रहा है वो तो कन्वेंशनल, वो सूद के ऊपर मबनी जो निज़ाम है उसी पे चल रहा है। तो स्टेट बैंक इस्लामिक निज़ाम को और सूद पे मबनी निज़ाम को पैरेलल लेकर किस तरह चल रहा है? क्योंकि ये जो जितने फंड्स होंगे, जितने प्रॉफिट्स होंगे, जितने लॉस होंगे, जो भी अर्निंग होगी, जितने डिपॉजिटेड होंगे, वो तमाम के तमाम तो स्टेट बैंक के अपने खाते में ही जमा होंगे। तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? मैं पहले अपना पहले वाले सवाल का जवाब को कंप्लीट करते हुए आपके इस सवाल की तरफ आता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग जब स्टेट बैंक ने 2003 में शुरू की और आज हम 2012 में बैठे हैं, तो जैसे आपने फरमाया कि हम 8% तक कन्वेंशनल बैंकिंग में शेयर ले चुके हैं। ठीक है। और स्टेट बैंक का एक विजन है कि 2015 तक हम अपनी इस्लामिक बैंकिंग का शेयर 15% तक ले जाएंगे। अगर हम इस विज़न को अपने मद्देनज़र रखें तो हम इस्लामिक बैंकिंग में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर हम मलेशिया, बहरीन या मिडल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग जो है, जैसे मलेशिया में जो माथी थे उन्होंने इस्लामिक बैंकारी को 1983 से स्टार्ट किया हुआ, और अभी तक उन्होंने जो अपनी कन्वेंशनल बैंकिंग में शेयर लिया है वो तकरीबन 25 से 27% के दरमियान है। अगर हम इतने कलील वक्त में 12-13 साल में 15% तक चले जाते हैं तो इट्स मीन कि हमारा इस्लामिक बैंकिंग की जो पेस है वो दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक ये बात कि जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग को साथ लेके चल रहा है, तो मैं दोबारा उसी पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो मकबूल करवाऊंगा कि जो ऑफी बहरीन बेस इदारा है स्टेट बैंक उसका भी मेंबर है और वो उस स्टैंडर्ड के तहत इस्लामिक बैंकिंग को अलग लेके चल रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक ने तो डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया इस्लामिक बैंकिंग का, जिसका कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस के नेटवर्क को, उसके प्रोडक्ट को और उसकी शरीयत सुपरविजन को देखता है। और जहाँ तक शरीयत सुपरविजन की बात है, यहाँ मैं एक चीज़ आपको ऐड करता चलूँ कि इस्लामिक बैंकारी जो है उसका एक मुकम्मल एक शरीयत सुपरवाइजरी का निज़ाम है। जैसे मैं आपको स्टेट बैंक का मिसाल दूंगी, उन्होंने एक मुकम्मल एक नेट सेटअप बनाया हुआ है कि कैसे शरिया कंप्लाइंस को इंश्योर करना है कन्वेंशनल बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। जैसे स्टेट बैंक की एक शर्त है कि जो इस्लामिक बैंकिंग करेगा, अगर वो फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक है तो उसका शरीयत सुपरवाइजरी बोर्ड हो जिसमें कम से कम 3 मेंबर हो और एक उनका चेयरमैन और 2 उसके मेंबर हो। अगर कोई कन्वेंशनल बैंक इस्लामिक बैंकिंग करेगा तो उसका एक शरिया एडवाइजर होना जरूरी है। ठीक है। सेकंड, जो शरिया एडवाइजर कहलाएगा बेसिकली उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? शरिया एडवाइजर के लिए स्टेट बैंक का एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है
कि उन्होंने कम से कम जो है शहादतुल आलमिया, जिसको उर्फिया में तरस निज़ामी कहते हैं, वो किया हो, फतवा जारी तखस्सुस फिल फिक्का नफ्ता किया हो, यानी कि फतवा जारी करने की उनको अख्तियार हासिल हो। फिर उसका एजुकेशनल BA है, ताकि वो बैंकिंग निज़ाम को भी कुछ समझता हो। ये एक पूरा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है। जो फिट एंड उस क्राइटेरिया पे उतरता है तो स्टेट बैंक उस मुफ्ती साहब की CV को एवेलुएट करते हुए उसको NOC देते हैं कि वो इस्लामिक बैंक का शरिया एडवाइज़र बन सकता है। अच्छा, मैं आपको बात कर रहा था कि स्टेट बैंक ने जो शरिया सुपरविजन में 3 टाइल का अरेंजमेंट किया। एक तो शरिया एडवाइजर है जो बैंक के डे बाय डे विंडो जो एक विंडो खोली हुई है कन्वेंशनल बैंक ने उसके लिए है जी, वो भी शरिया एडवाइजर। एक जो प्रॉपर बैंक है जो फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक है उसके लिए शरिया एडवाइजरी बोर्ड है, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है। और इसके ऊपर एक और बोर्ड जो स्टेट बैंक के लेवल पे बैठा हुआ है, वो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड स्टेट बैंक का अपना भी है, जिसमें रिनोन्ड उलमा कराम तमाम मसले फिक्र के उसके अंदर उसके मेंबर हैं, और वो भी बैंकों के सिस्टम, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके मैकेनिज्म के, उनको कंप्लाइंस को मॉनिटर कर रहा होता है। फिर तीसरा जो इनका सिस्टम है, स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली शरिया ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया है कि इस्लामिक बैंक जो है वो कन्वेंशनल ऑर्डर के साथ साथ एक शरिया ऑर्डर भी करवाए कि जिसमें कोई इस्लामिक मालियाती मसनूआत में कोई खामी रह गई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो वहां पे हाईलाइट हो। तो वो एक शरिया ऑडिट का भी मैकेनिज्म, ये ऑडिट जो होगा ये टोटली फर्क होगा जो नॉर्मल ऑडिट। जी, ये शरिया का सिर्फ ऑडिट होगा, ये अकाउंटिंग का नहीं होगा। उसमें देखा जाएगा कि कोई शरिया की वायलेशन तो नहीं है। अगर खुदा ना खासा किसी बैंक में कोई शरिया की वायलेशन है तो उसमें स्टेट बैंक ने एक फाइन भी रखा हुआ है, और वो जो ट्रांजैक्शन जिसमें शरिया की वायलेशन है वो शरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाइट हो जाती है और उस रकम को चैरिटी करना पड़ता है। तो एक तो बैंक का अपना शरिया बोर्ड या शरिया एडवाइजर, सेकंड वन स्टेट बैंक का शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड, थर्ड वन शरिया ऑर्डर, एंड एक और कॉन्सेप्ट आया है शरिया रिव्यू, कि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं 1 साल के बाद उस प्रोडक्ट को रिव्यू भी करेंगे, इसमें क्या तब्दीली आनी चाहिए और क्या अपडेशन उसमें जरूरी है, यानी कि हालात के मुताबिक उसको ढाला भी जाए और उसको शरिया कंसेंसस से फर्दर डेवलप भी किया जाए और आवाम के लिए आसान भी। हमारा जो इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि हमारे कन्वेंशनल निज़ाम को ये टेक ओवर कर सकता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ चुकी है कि अगर 100% पाकिस्तान के सिस्टम को इस्लामिक बैंकारी में डाला जाए तो इस्लामिक बैंक इस काबिल हैं कि वो पूरे सिस्टम को चला सकें। लेकिन जो स्टेट बैंक का विज़न है उसके मुताबिक ये कि स्टेट बैंक कहने के लिए हमने कन्वेंशनल बैंकिंग को भी लॉन्च किया हुआ, इस्लामिक भी। अब ये लोगों की चॉइस पे छोड़ दिया गया है कि वो जिसकी तरफ जाना चाहें, लेकिन जो मौजूदा तौर पे ट्रेंड है कि लोग बहुत तेजी से इस्लामिक बैंकारी की तरफ 2015 में तो हम कह रहे हैं कि 15% शेयर लेंगे। अगर हम 2030 की बात करें तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है? इस हिसाब से अगर हमारी ग्रोथ होती रही तो हम लोग क्या 50% शेयर ले जाएंगे? 50% तो गालबन शायद के मुश्किल हो जाए, लेकिन 40-45 के करीब यकीन है कि जिस पेस से हम चल रहे हैं और यही पेस ले मुल्क के हालात भी कुछ कतरे बेहतर हो जाए तो हम इस शेयर तक 40% तक पहुंच जाएंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो इस्लामी बैंकारी का निज़ाम है या इस्लामी मालियाती निज़ाम है वो पाकिस्तान को किस तरह खुद कफील बनाने में अपना किरदार अदा कर सकता है? जी, ये आज सवाल आपके प्रोग्राम की थीम को भी मैच कर रहा है। पर इस्लामी मालियाती निज़ाम में कुछ ऐसी मसनूआत मौजूद हैं कि जिसको यूटिलाइज करते हुए हम अपने जो सिस्टम है, हमारा जो बैंकारी का सिस्टम है या जो सर्व फंड जनरेशन का सिस्टम है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक प्रोडक्ट सकूक है जिसको इस्लामिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इस्लामिक बॉन्ड को यूटिलाइज करते हुए हम बोर्ड से अपनी एनर्जी सेक्टर को, अपने रेलवे को, अपने दूसरे मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड को रेज कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने मोटरवे के लिए सकूक इशू किया। ठीक है। अच्छा, मोटरवे में भी सकूक इशू किया? जी, मोटरवे के लिए 36 बिलियन का सकूक इशू हुआ, जो कि बाद जो अगर आपकी मालियत देखा जाए तो वो तकरीबन 90 बिलियन के करीबन था, क्योंकि वो 1 बिलियन USD का सकूक था और वो मिच्योर होकर अपनी मिच्योरिटी पीरियड भी खत्म कर चुका है। वापडा ने सकूक के अच्छे एक्सपीरियंस। हम ह्यूमन रिसोर्स में क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं? पाकिस्तान में क्या आया इस चीज में कोई अपना पार्ट प्ले कर सकता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर सकें? पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क है और प्रैक्टिसिंग कुछ हद तक है इस्लाम के लिहाज से। जी, पाकिस्तान में ये अगर हम इंटरनेशनल तौर पे इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में पाकिस्तान की HR का किरदार देखें तो वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। हमारे बहुत से
पाकिस्तानी जो इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल बैंक्स को हेड कर रहे हैं, उनके सीनियर मैनेजमेंट में उनकी टीम का हिस्सा। अभी रिसेंटली खरीद टाइम मिडल ईस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की कि सिर्फ मिडल ईस्ट में 30,000 इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। 30,000। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी की तालीम MBA लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाएं तो हम अपनी एक अच्छी HR को ना सिर्फ मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, बल्कि हम यूरोप और जो दूसरे ममालिक अफ्रीका एंड अमेरिका में इस्लामिक फाइनेंशियल इदारे मुस्तकम हो रहे हैं, तो हम एक अच्छी HR को वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हुए एक खातिर ख्वाह ज़र मुबातरा को। मुग़ल साहब, जिन लोगों ने MBA किया हुआ है, अगर वो लोग इस्लामिक बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन कर लें तो आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के साथ साथ एक अच्छी अर्निंग भी कमा सकते हैं दुनिया भर में? जी, मैं आपको यहाँ पे अपने सेंटर की मिसाल दूंगा। अल हुदा सेंटर फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड इकनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सकूक के ऊपर, इस्लामिक फ़ंड के ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 4 मंथ्स की, 8 मंथ्स के, और अब हम MBA भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जिन स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ इस्लामिक बैंकिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी MBA क्वालिफिकेशन थी, साथ इस्लामिक बैंकिंग की एक अच्छी क्वालिफिकेशन उनको मिली, और वो जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट में जाके खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और कुछ पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आम जो MBA है उससे बेहतर अर्निंग कर रहे हैं वो आम। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान को खुद पाकिस्तानी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री को भी HR की बहुत किल्लत का सामना है। वो HR जिसको इस्लामिक बैंकिंग का खातिर ख्वाह, हमारे चूँकि हम इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री में गुज़श्ता 8 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो बैंक्स हमें अप्रोच करते हैं, जी आपके बाद जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ, आप सिर्फ हमें उनकी CV देते हैं, हम खुद उनको कॉल करेंगे। तो और हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके जैसे स्टूडेंट्स बाहर नहीं करते हैं, वो एक तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, और दूसरा या वो लोकल या इंटरनेशनल मार्केट में एक बाइज्जत रोजगार को। सब इस्लामिक बैंकारी का एक बड़ा निज़ाम जो है इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस भी है। जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में गुर्बत की कमी का एक बड़ा मूजब बन सकता है। जी बिल्कुल। हम इसको पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जी, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस जो है ये एक उबलता हुआ फील्ड है, और अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुतारा करें तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि इस्लामी वो वाहिद मज़हब है जिसमें गुर्बत की कमी हमारी मजहबी फरीज़ा है, हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। ठीक है। हम ज़कात देते हैं गरीबों को, वो हमारी मजहबी ऑब्लिगेशन है। सदका, ज़कात, फितराना, डोनेशन, और कोई भी ऐसा तबारू या का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें जो है ये हमारा मजहबी फरीज़ा। जो गुर्बत की कमी है इस्लाम में हमारा मजहबी फरीज़ा, और जो दूसरे मज़हब हैं उसमें ये CSR का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे जाती हैसियत में जो करना है उन्होंने करना जी बिल्कुल ऐसा। लेकिन इस्लामिक मालियाती निज़ाम में जो है इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की एक बहुत अहमियत मौजूद है, और हमें यकीन है कि इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हुए गुर्बत की को बहुत अच्छे तरीके से कम किया जा सकता है। जिसकी एक पाकिस्तान के अंदर अखुवत फाउंडेशन भी है। जी, अखुवत बहुत अच्छा काम कर रही है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को उन्होंने 2.15 बिलियन के कर्ज़े हसन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, और उनके केस स्टेटस को देखें तो आपको खुशी होगी कि उन्होंने कैसे गरीबों को छोटे छोटे कर्ज देकर गुर्बत की लकीर से ऊपर, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा फैमिलीज जो है वो गुर्बत की लकीर से हमेशा के लिए ऊपर उठ गई है, सिर्फ 2.5 अरब रुपए से। जी बिल्कुल। वो और मजीद वो इसमें वो काम कर रहे हैं। मैं इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के बारे में आपको ऐड करता चलूँ कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसने गुर्बत की कमी जिसका एक एलिमेंट है कि उन्होंने 2015 तक उसको अचीव करना है। तो हमारी रिसर्च के मुताबिक UNO वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तब तक अचीव नहीं कर सकती जब तक वो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस को अपने सिस्टम में नहीं ले आती, क्योंकि दुनिया में जो 44% दुनिया की पूरी गुर्बत में जो मुस्लिम ममालिक में गुर्बत है वो 44% है, एक बहुत मेजर शेयर है। जी, और मुस्लिम ममालिक में गरीब सूद की वजह से इंटरेस्ट बेस्ड माइक्रो फाइनेंस में नहीं जाता। अगर आपने गुर्बत को गरीब को फाइनेंशियल एक्सेस देनी है तो आपको इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा। जुबैर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी मालियाती इदारे हैं वो कौन कौन सी शरिया बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान में जितनी भी इस्लामिक बैंकारी में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही हैं, सबसे पहले तो उनको स्टेट बैंक वेट करके इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर को देता है कि उनमें से वो जो जाएं वो उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है।
पाकिस्तान में जो अगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का ब्रेकअप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाने वाली प्रोडक्ट मुराबिया है, इसके बाद इजारा है, डायमेंशनिंग मुशारका है। अगर हम इसको ब्रॉड मीनिंग में यूँ देखें कि पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर के जो एसर साइट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनमें मुशारका मुतालबा बहुत कम तादाद में इस्तेमाल हो रहा है, मुराबिया बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रहा है, फिर इसके बाद सलम है, इस्तिस्ना है, इजारा है और डायमेंशनिंग मुशारका है। जबकि लाइबिलिटी साइड में जो बैंक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुतालबा और मुशारका है। और लिबर्टी साइड के प्रोडक्ट से मुराद जहाँ से वो लोगों से डिपॉजिट टेक करते हैं। ठीक है। साहब मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जो इस्लामिक जो नाम आपने रखे हैं मुशारका, मुदारबा या सलम, इन प्रोडक्ट्स को आप काइंडली डिफाइन कीजिएगा आसान लफ्जों में। जी, मैं ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 पार्टनरशिप बेस्ड मॉड, यानी कि जिसमें बैंक और क्लाइंट का जो एक रिश्ता है वो पार्टनर का है। उसमें मुदारबा है, मुशारका, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। मुदारबा पार्टनरशिप का प्रोडक्ट है जिसमें एक शख्स का पैसा होता है जो रब्बुल माल खिलाता है और दूसरे शख्स की मेहनत होती है। दोनों पार्टनरशिप के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो पीरियड डिटरमिनेंट होता है। अगर कोई उस बिजनेस में नुकसान होता है तो सारा का सारा नुकसान इस्लामिक बैंक बर्दाश्त करता है, यानी कि जो पैसा देने वाला है वो नुकसान बर्दाश्त करेगा, जो दूसरा शख्स है वो अपनी सर्विसेज का लॉस करेगा। इसी तरीके से मुशारका एक पार्टनरशिप का प्रोडक्ट है जिसमें बैंक और क्लाइंट दोनों पार्टनरशिप के साथ अपने इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं। 50% इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं। नो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। 90-10 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट दोनों की होती है। दोनों की होती है। वो बेशक एक शख्स की 5% हो जाए, बैंक की 95% हो जाए और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या 50-50 भी हो सकती है, 40-60 भी हो सकती है। इसके रूल ये है कि जो प्रॉफिट होता है वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एडवांस में ही तय कर लेते हैं, लेकिन जब भी लॉस होता है वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है। ठीक है। यानी कि प्रॉफिट को डिटरमिन कर सकते हैं और लॉस जो है वो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो उसके मुताबिक है। फर्ज करें कि उनकी 40-60 की इन्वेस्टमेंट रेशियो है और 10,000 लॉस आता है तो 6,000 जिसका 60% शेयर है वो बर्दाश्त करेगा, और जो 4,000 जिसका 40% शेयर है। और दूसरा जो मोड है वो डेट बेस्ड मोड है जिसमें बैंक और क्लाइंट आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है। जो डेट बेस्ड मोड है उसमें से मुराबिया है। इस्लामिक बैंकिंग में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन 60% के करीब जो इस्लामिक बैंकिंग है वो ट्रेड बेस्ड मोड पे है। ठीक है। ट्रेड बेस्ड में मुराबिया है। मुराबिया में बैंक अपने क्लाइंट को प्रॉफिट पे कोई चीज सेल आउट कर रहा होता है। मुसवामिया है जो बार्गेनिंग सेल का एक नाम है। सलम है जो फॉरवर्ड सेल का नाम है, और इस्तिस्ना है जो ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक सेल का नाम है। तो ये ट्रेड बेस्ड के प्रोडक्ट हो गए। और जो तीसरा इसका मोड है वो है रेंटर बेस्ड मोड, जिसमें यानी कि क्लाइंट और बैंक रेंटर मैकेनिज्म में आपस में एक रिश्ता होता है। आज तो घरों में और जो गाड़ियों की लीजिंग है उस पर इस्तेमाल होता है। जी प्लीज, ये जो इजारा है उसके रेंटल बेस के 2 प्रोडक्ट हैं, इजारा और डायमेंशनिंग मुशारका। जो इजारा है पाकिस्तान में जितनी भी ऑटो फाइनेंसिंग हो रही है वो इजारा बेस है, और जो हाउसिंग फाइनेंस हो रही है वो डायमेंशनिंग मुशारका बेस है। जबकि इजारा और डायमेंशनिंग मुशारका सिर्फ हाउसिंग या ऑटो में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और मशीनरी की फाइनेंसिंग और मशीनरी के अलावा हैवी व्हीकल्स की फाइनेंसिंग और भी किसी भी एसेट की फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत साहब मुझे ये बताइएगा कि हमने अगर किसी ने एक घर लेना है, ठीक है, तो वो अगर बैंक के इस्लामिक बैंक के पास जाता है तो वो जो क्या कंडीशंस होंगी जो इस्लामिक बैंक और वो घर लेने वाला आपस में तय करेंगे? ये जो हाउस फाइनेंस के लिए जैसे मैंने आपको फरमाया कि जो प्रोडक्ट यूटिलाइज होता है वो डायमेंशनिंग मुशारका है। ठीक है। ये प्रोडक्ट है कि बैंक और क्लाइंट, जैसे कि नाम से ही वाज़ा है कि डायमेंशनिंग कम होने वाला और मुशारका पार्टनरशिप, यानी कि बैंक और क्लाइंट दोनों मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है। और एक मकान परचेज कर लेते हैं। फर्ज करें ये मकान है, इसकी कीमत 1 लाख रुपया। ठीक है। क्लाइंट कहता है कि 10,000 रुपये मैं दूंगा, बैंक कहता है ठीक है जी 90,000 रुपये मैं देता हूँ। दोनों मिलके ये मकान परचेज कर लेते हैं। 10-90 की रेशो होगी। लेट्स से मैं मिसाल के तौर पे वो 20-80 की भी हो सकती है, 30-70 की भी हो सकती है। जब ये मकान परचेज कर लिया जाता है तो अब इसमें जो रिहाइश पसीर होता है वो क्लाइंट जाके इसमें रिहाइश पसीर होता है। ऐसा ही है। बैंक कहता है कि ठीक है जी, जो बाकी 90,000 है आप मुझे 10,000 की 9 किस्तों में बाकी आप लौटा दिएगा।
अब बैंक जब क्लाइंट जाके उस मकान में रहता है तो हर महीने वो जब 10,000 देता है, इट्स मीन कि वो 10,000 दे के उस मकान के 10% और शेयर का मालिक बन जाता है। फर्ज करने के पहली किस्त उसने दी तो वो 10,000 दिया तो अब वो 20% का मालिक बन गया और बैंक 80% का मालिक रह गया। अच्छा, प्रिंसिपल के साथ साथ बैंक कहता है कि इस जगह पे जहां आप रिहायश पजीर हैं इसका मार्केट में एक किराया भी है। लेट्स से कि इसका एक किराया मार्केट में 10,000 है, तो वो हर महीने उस किराए में जितना वो बैंक का शेयर है वो किराया भी देगा। जैसे मैंने कहा 10,000 इसका अगर किराया है तो पहले मंथ में जो पार्टनरशिप की रेशियो है 10:90 की है। अब 10,000 किराए में वो 9,000 किराया देगा, 1,000 किराया नहीं देगा क्योंकि 10% का शेयर वो है। अगले महीने में रेशियो 20:80 की है तो वो अगला 10,000 तो अगले 10% को लेने के लिए देगा और साथ उसका किराया 10,000 है तो 20% उसका किराया नहीं देगा तो 8,000 देगा। अगले में जाएगा तो शेयर बिल क्लाइंट का बढ़ चुका होगा, 30% हो चुका होगा, जो बैंक है उसका 70% रह चुका होगा। जैसे जैसे आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट दे के उस घर की मलकियत में इजाफा करते जाते हैं अपना, वैसे वैसे आपका जो किराया देना है वो कम होता जाता है, वो डैमेजिंग होता रहता है। जो आम कन्वेंशनल बैंक है उसमें तो इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, 25 साल के लिए 20 साल के लिए, बिल्कुल वो आप किराया कम होता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है लास्ट इंस्टॉलमेंट में कि 100% जो मकान है वो क्लाइंट की। अगर आप किसी स्टेट पे समझते हैं कि आपके पास फाइनेंस जो है वो अरेंज हो गया है और आप यकमुश्त इस्लामिक बैंक को दे देते हैं जी, ये ऑप्शन भी डायमेंशन मुशारका में मौजूद है। लेट्स से कि वो 10,000 देने के बजाय वो 40,000 दे देता है तो इट्स मीन कि वो 40% का शेयर और परचेज कर लेगा, ठीक है ना। अब उसका जो रेंटर है वो और मजीद कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन डायमेंशन मुशारका में मौजूद है, ठीक है। और गाड़ियों की जो कार लीजिंग है उसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है? जो ज़्यादातर प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है कार लीजिंग के हवाले से इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में वो इजारा का मैकेनिज्म है। इजारा जिसको हम इस्लामिक लीज भी कह सकते हैं। और मैं यहाँ ऐड करता चलूँगा जो ये कन्वेंशनल बैंकारी निज़ाम में बेसिकली लीजिंग का जो कंसेप्ट है ये हमारा इस्लामिक इजारे के प्रोडक्ट को ही उन्होंने कॉपी करके अपने सिस्टम के अंदर लेके गए हैं। अदरवाइज कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में लीजिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, इन्होंने इस्लामिक इजारे का कंसेप्ट उसमें ले गए। तो बहरहाल इजारा का जो कंसेप्ट है कार लीजिंग के लिए हवाले से, इसमें बैंक और क्लाइंट जो है बैंक जो है वो कोई व्हीकल जो है अपने क्लाइंट को लीज पे देता है, ठीक है, इस्लामिक लीज पे देता है वो, यानी कि जो बैंक होता है वो उससे अलमन जो है वो अपना किराया लेता रहता है और साथ वो ये तय करता है कि आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द लीज पीरियड आई विल सेल आउट दिस एसेट ऑन अगेंस्ट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट जो एडवांस में क्लाइंट ने दिया हुआ होता है, ठीक है। वो जो क्लाइंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट है एंड में जब उसका लीज पीरियड खत्म होता है तो बैंक उसी एसेट को, उसी व्हीकल को वो क्लाइंट को उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के एवज सेल आउट कर देता है। इजारा सिर्फ व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता बल्कि ये कोई भी एसेट जो है फाइनेंस करवाना हो तो इस्लामिक बैंक उस सूरत में क्या करता है? इस्लामिक बैंक के पास उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट मौजूद है। वो मुराबिया, इजारा, सलम या इस्तिस्ना के मैकेनिज्म में जाके भी उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकता है, या एक और मैकेनिज्म जो कि सकूक का है। अक्सर बैंक जो है वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए सकूक इशू करवा देते हैं और उस सकूक को भी परचेज कर लेते हैं। तो सकूक का भी एक मैकेनिज्म प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए मौजूद है और उसके साथ साथ इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिनका मैंने अभी जिक्र किया उसको भी उसमें यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर मुगल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें इस्लामिक बैंकारी के बारे में आगाही देने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये तो था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर एक खुला तज्जिया किया। मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क जबकि पूरी दुनिया अगर इस्लामिक बैंकारी के निज़ाम को अपना ले तो दुनिया में ना सिर्फ गुर्बत खत्म हो जाएगी जबकि दुनिया में जो ये इक्तिसादी हालात बुरे हुए हैं ये भी दोबारा कभी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ और अल्लाह ताला का दिया हुआ तरीका है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के इस खुद कफालत के सफ़र में आप मेरे हम सफ़र रहेंगे। अल्लाह निगहबान।